हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनेक्डोट स्टडी हब। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर 5 है, समकालीन दक्षिण एशिया, उसका पार्ट 2 कवर करेंगे इस वीडियो में। यह जो वीडियो होगा 2024 में एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करें। यह जो वीडियो है सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, बिहार बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी भी बोर्ड जहां एनसीईआरटी बेस्ड सिलेबस है, तो यह वीडियो उनके लिए लाभदायक होने वाला है। वह इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आपकी कोई भी सजेशन हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारा यूजर नेम है @abhishek200435। और इस क्लास के जो प्रेजेंटेशन है, जो पीडीएफ है, आपको अनेक्डोट स्टडी हब के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो आप टेलीग्राम पे जाए, सर्च करें अनेक्डोट स्टडी हब, और इस चैनल से आप जाकर जुड़ सकते हैं। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी बना दिया था। अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। तो पार्ट 1 में ये सारे टॉपिक्स को कवर किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले तो जानेंगे कि भारत और भूटान के किस प्रकार के रिश्ते रहे हैं, उनके बीच में कैसा संबंध है। उसके बाद भारत और मालदीव के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र, चूंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो पाकिस्तान में सेना और पाकिस्तान में लोकतंत्र किस प्रकार आपस में सामंजस्य बनाए हुए हैं, आपस में बैलेंस बनाए हुए हैं, इसे भी जानेंगे। और अंत में देखेंगे बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार सफलतापूर्वक कायम रहा है। ये चार को टॉपिक्स हैं। चार टॉपिक्स को पार्ट 2 के वीडियो में कवर किया जाएगा, और बचे हुए पार्ट 3 में इन सारे टॉपिक्स को कवर किए जाएंगे। ठीक है। तो फिलहाल पार्ट 2 को शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे भारत और भूटान। भारत और भूटान के बारे में जानेंगे। तो लिखता है 2008 में भूटान में संवैधानिक राजतंत्र बन गया, और राजा के नेतृत्व में यह बहुदलीय लोकतंत्र के रूप में उभरा। 2008 में हुआ क्या कि भूटान में संवैधानिक राजतंत्र वाली व्यवस्था को अपनाया गया, और राजा के नेतृत्व में बहुदलीय लोकतंत्र अपनाया गया, एक तरह से देखे जाए तो। ठीक है। आगे लिखता है कि भारत के भूटान के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और भूटानी सरकार के साथ कोई बड़ा झगड़ा भी नहीं है, कोई बड़ा मनमुटाव या मतभेद वाला मुद्दा भी नहीं है। भूटान भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के उग्रवादियों और गुरिल्लों को भूटान ने अपने क्षेत्र से खदेड़ भगाया। यहाँ एक बात महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो भूटान है, भूटान से अपने काम का संचालन कर रहे पूर्वोत्तर भारत के जो उग्रवादी लोग थे और गुरिल्लो, उनको भूटान ने खदेड़ भगाया है। और भगाना भी चाहिए, चूंकि वे उग्रवादी हैं, वे गुरिल्लो के रूप में आते हैं और भूटान के भू क्षेत्र में घुस जाते हैं। तो उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने कदम उठाया, उन्हें खदेड़ भगाया है। आगे लिखता है कि भूटान के इस कदम से भारत को बड़ी मदद मिली है। भारत में जितने भी उग्रवादी हैं, नक्सलवादी हैं, उनको कम करने में मदद मिली है। भूटान की सरकार की सहायता से भारत में ऐसा संभव हो पाया है कि कुछ हद तक नक्सलवाद और उग्रवाद जैसे जो तत्व थे, असामाजिक तत्व थे, उनको कंट्रोल करने में थोड़ा मदद मिला है भूटान के इस कदम से। भारत जो है भूटान में पनबिजली की बड़ी परियोजनाओं में इन्वेस्ट कर रहा है, हाथ बटा रहा है। इस हिमालयी देश के विकास कार्यों के लिए सबसे ज्यादा अनुदान भारत से हासिल होता है। यानी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शंस के काम हो रहे हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, जो भूटान में जो विकास के कार्य किए जा रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो भारत सरकार ने ही अनुदान दिया है, भारत सरकार ने ही बहुत ज्यादा मात्रा में हेल्प किया है। तो ये सारे काम जो है भूटान में किए जा रहे हैं। तो ये तो हो गई भारत और भूटान की बात। आगे देखेंगे मालदीव। लिखता है 1968 तक मालदीव सल्तनत हुआ करता था। सल्तनत मीन्स वहां राजा का शासन था। 1968 में यह एक गणतंत्र बना, और यहाँ शासन की जो अध्यक्षतात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान किया। मतदान किया मीन्स वोटिंग करना, मतदान मीन्स होता है वोटिंग करना। ठीक है।
मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी, एमडीपी मीन्स मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी का देश के राजनीतिक मामलों में दबदबा है। यानी जो मालदीव है वहाँ एक पार्टी है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बहुत बड़ी पार्टी है और उनका जो दबदबा है बहुत बड़ा है मालदीव के क्षेत्रफल पर। ठीक है। एमडीपी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2018 में हुए चुनाव में जीत हासिल की, क्योंकि उसका दबदबा बहुत ज्यादा था और उनकी पहुंच भी बहुत ज्यादा थी, तो इस प्रकार उन्होंने जीत हासिल की 2018 में चुनाव हुए मालदीव में। अब हम देखेंगे भारत और मालदीव के क्या रिश्ते हैं। तो भारत और मालदीव की बात करें तो मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण हैं तथा गर्मजोशी से भरे हुए हैं। 1988 में श्रीलंका से आए कुछ भाड़े के तमिल सैनिकों ने मालदीव पर हमला किया। 1988 में हुआ क्या कि श्रीलंका से कुछ भाड़े पे तमिल सैनिक आए थे, उन्होंने मालदीव पर हमला कर दिया। मालदीव ने जब आक्रमण रोकने के लिए भारत से मदद मांगी तो भारतीय जो वायुसेना है, एयरफोर्स है और जो नेवी फोर्स थे, उन्होंने तुरंत कार्रवाई की, तुरंत मालदीव की सरकार की मदद की। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी बहुत मदद किया है, बहुत हेल्प किया है। अब देखेंगे कि जो पाकिस्तान है, हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, पाकिस्तान में सेना का शासन किस प्रकार है, चूंकि वहाँ आए दिन तख्तापलट होते रहते हैं, सेना का शासन कायम होता रहता है। तो पाकिस्तान में सेना और दूसरी तरफ लोकतंत्र किस प्रकार आपस में बैलेंस बनाई हुई है, किस प्रकार उनका जो खाका है, जो स्ट्रक्चर है, काम करता है। तो लिखता है कि पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्दी ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। निर्वाचन कराने का मतलब होता है चुनाव कराना। तो उसने अपना चुनाव भी करा लिया। किसने? तो जनरल अयूब खान ने। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना भी पड़ा। अब चूंकि उन्होंने दबावपूर्ण तरीके से जीत हासिल की, निर्वाचन कराया, तो जनता का गुस्सा इस प्रकार भड़का, क्योंकि जनता उनके कार्यों से संतुष्ट नहीं थी, तो उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा बहुत ज्यादा भड़क गया और ऐसे में उन्हें पद भी छोड़ना पड़ रहा, इस्तीफा देना पड़ा। इससे एक बार फिर से सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ। ऐसा जब भी होता था कि जब कोई भी जो नेता थे अपने पद से इस्तीफा देते थे, तो वहां चांसेस ज्यादा होते थे कि जो सैनिक तख्ता पलट हो, संभव हो सेना का शासन कायम हो जाए। तो सैनिक शासन का रास्ता ऐसे कार्यों से आसान हो जाता था, पद छोड़ने से, इस्तीफा देने से, तो साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। और हुआ यह भी कि जो सैनिक शासन का रास्ता साफ हो गया और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाल ली। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना भी करना पड़ा। अब ये बांग्लादेश संकट क्या है? तो 1971 करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। जो बांग्लादेश संकट है, बांग्लादेश संकट एक छोटी सी स्टोरी समझे तो 1971 में हुआ क्या कि पाकिस्तान की जो बांग्लादेश हम सुन रहे हैं, ये पहले क्या था? तो पहले पूर्वी पाकिस्तान था और जो पाकिस्तान देख रहे हैं ये पश्चिमी पाकिस्तान था। इनकी मैप पे भी स्थिति देखेंगे कि ये नक्शे पर कहाँ पे स्थित है और किन क्षेत्रों को बांग्लादेश कहा जाता है और कौन से क्षेत्र जो थे पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान कहलाते थे। तो उसे भी हम देखेंगे। फिलहाल यहाँ समझिए कि जो बांग्लादेश था, जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहाँ पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों के द्वारा बहुत भेदभाव किया जाता था। वहां की सरकार के द्वारा, वहां की सेना के द्वारा उन्हें बहुत प्रताड़ित किया जाता था। तो वहां की जनता ने, पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करने के दौरान एक नया देश बनकर उभरा। भारत ने इस विद्रोह को उकसाने में मदद किया था और भारत की सहायता से ही बांग्लादेश बना, एक नया देश बना। तो इसे ही हम बांग्लादेश संकट कहते हैं। इस प्रक्रिया में जितने भी कार्य हुए तो इसे हम बांग्लादेश संकट के नाम से जानते हैं। 1971 में यह घटना हुई थी और भारत के सहयोग से बांग्लादेश का निर्माण हुआ, एक नए देश का निर्माण हुआ और इसी के कारण भारत को 1971 में पाकिस्तान से युद्ध भी करना पड़ा, उनसे लड़ाई मोल लेनी पड़ी।
युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बन गया और उस देश का नाम क्या हुआ, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश उसका नाम रखा गया। इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो, अब पूर्वी पाकिस्तान तो बांग्लादेश के नाम से प्रसिद्ध हो गया, जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान कहलाने लगा। तो पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार के चुनी गई सरकार बनी, जो 1971 से 1977 तक 6 वर्षों तक कायम रही। 1977 में हुआ क्या कि जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया, बहुमत गिरा दिया, नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव के जरिए। और 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना भी करना पड़ा। 1988 में 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकारें बनी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में शासन की जो बागडोर है एक सही तरीके से नहीं चल रही है। कुछ समय के लिए नेता आते हैं, निर्वाचित होकर आते हैं, लेकिन फिर से उसका तख्ता पलट हो जाता है, सेना का शासन कायम हो जाता है। तो ये जो राजनीतिक संकट देखने को मिले, बहुत समय तक देखने को मिला पाकिस्तान में, और इसी के कारण वहाँ सेना का भी शासन होता गया और लोकतंत्र तो वहाँ नाममात्र का बचा हुआ है। निर्वाचित लोकतंत्र की जो यह अवस्था थी 1999 तक कायम रही, यानी वहाँ जो लोकतांत्रिक सरकारें थी 1999 तक कायम रही। और 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी, सेना ने इंटरफेयर किया और जनरल परवेज मुशर्रफ, अभी फिलहाल ये मर चुके हैं, इनकी मृत्यु हो गई है, 2023 की बात कर रहे हैं, ये परवेज मुशर्रफ जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है, तो अब ये नहीं रहे। लेकिन इन्होंने, जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया था। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। ये सैनिक शासन के तहत तख्ता पलट कराए थे और ये क्या थे, तो जो सेना के प्रमुख थे जनरल परवेज मुशर्रफ, उस दौरान प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ को इन्होंने उनके सीट से हटा दिया, उनके पद से हटा दिया और 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन कराया और खुद राष्ट्रपति बन गए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। 2008 से पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता का शासन कर रहे हैं। फिलहाल अभी तो कोई ऐसा तख्तापलट के केस नहीं देखे गए हैं। 2008 से पाकिस्तान में शांतिपूर्वक लोकतंत्र कायम है और परवेज मुशर्रफ की मृत्यु भी हो चुकी है। तो हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पाकिस्तान में लोकतंत्र के स्थायी न बन पाने के क्या कारण है। तो जो इसके कारण है वो एक कारण नहीं है, बल्कि इसके कई कारण है। उसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ जो लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं है, उसके तो सबसे पहला कारण है कि यहाँ सेना या फिर धर्मगुरु या भूस्वामी अभिजनों का सामाजिक दबदबा है। उनका जो सोशल इंटरफेयर है बहुत ज़्यादा है, उनका सामाजिक दबदबा बहुत ज़्यादा, उनकी सामाजिक जो पहुंच है बहुत ज़्यादा है। इस कारण वहाँ दबाव बनाए जाते हैं और सरकार पे दबाव बनाया जाता है और सरकार को गिरा दिया जाता है। इन कारणों से वहाँ सेना का शासन कायम हो जाता है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हो, जैसा कि मैंने बताया। पाकिस्तान, दूसरा कारण की बात करें तो दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान की भारत के साथ तनातनी रहती है। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान दोनों एक पड़ोसी देश हैं और उनके बॉर्डर भी कई हद तक, कई किलोमीटर तक आपस में सटे हुए हैं, तो पाकिस्तान और भारत के पाकिस्तान और भारत के बीच में 36 का आंकड़ा रहता है। तो इन कारणों से भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी रहती है, जिस कारण लोकतंत्र स्थायी रूप से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वहाँ राजनीतिक संकट देखने को मिलते हैं। तीसरे कारण की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चलाने के लिए कोई खास अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो कोई भी बड़े महाशक्तियां इनको सहायता नहीं करता है, इनको नहीं बताता है, थोड़ी सी हेल्प भी नहीं करता है, ताकि नेपाल में एक जो शासन की व्यवस्था है, लोकतांत्रिक सरकारें अच्छी तरीके से चल सके। तो पाकिस्तान में जो लोकतांत्रिक सरकार चलाने के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन अपनी रोटी सेकने में लगे रहते हैं, अपना फायदा देखते हैं। इसी वजह से होता क्या है, इसी वजह से भी सेना को अपने प्रभुत्व कम करने के लिए बढ़ावा मिलता है। चौथा और अंतिम कारण की अगर बात करें
कि पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थायी रूप से क्यों नहीं है, तो उसमें बताया गया है कि अमेरिकी तथा अन्य पश्चिमी देशों ने, जिसमें मैक्सिको आ जाएगा, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सारे देश आ जाएंगे। तो पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया है। यानी पाकिस्तान ने और अन्य पश्चिमी देशों ने अपने स्वार्थ के कारण, यहाँ साफ साफ लिखा गया, अपने स्वार्थ के कारण पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं, ताकि वहाँ की जो सरकारें हैं अच्छे तरीके से डेवलप ना हो सके, वहाँ की जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं न चलाया जा सके। इस प्रकार पाकिस्तान तो डेवलप होगा नहीं, वहाँ सेना का शासन रहेगा। तो इस प्रकार इन महाशक्तियों का भी हाथ है इसके पीछे में। तो लिखता है कि लोकतंत्र तो पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो पाया है, लेकिन इस तरह इस देश में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में लोकतंत्र का जज्बा जो है बहुत मजबूती के साथ कायम है। ठीक है, पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस है। साहसी प्रेस है, प्रेस मीन्स मीडिया होता है, जिसे हम देखते हैं टीवी एंकर पे जो न्यूज चैनल होते हैं, जो अखबारें होती है, वहाँ बहुत ज्यादा साहसी है और मजबूत है। और यहाँ मानवाधिकार आंदोलन काफी मजबूत है। जो मानवाधिकार आंदोलन होते हैं वो भी यहाँ पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूती के साथ कार्य करता है। तो ये तो हो गया पाकिस्तान और भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो सेना और लोकतंत्र था ये। अब हम देखेंगे कि बांग्लादेश में लोकतंत्र किस प्रकार कायम है। ठीक है, तो लिखता है 1967 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। ठीक है, सॉरी 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का अंग था। जैसा कि मैंने बताया पहले ही, इस क्षेत्र के लोग पश्चिमी पाकिस्तान के दबदबे और अपने ऊपर उर्दू भाषा, जो पूर्वी पाकिस्तान थे, पूर्वी पाकिस्तान पर पश्चिमी पाकिस्तान के लोगों ने उर्दू, चूंकि वहाँ उर्दू भाषा नहीं बोली जाती थी, वहाँ बंगाली बोला जाता था, तो बंगाली बोला जाता था। इस कारण जो पश्चिमी पाकिस्तान थे, पश्चिमी पाकिस्तानों ने कहा कि नहीं, यहाँ उर्दू भाषा चलेगा। तो उन्होंने उर्दू भाषा को उन पर थोपने का प्रयास किया, उन पर लादने का प्रयास किया। तो इस कारण वहाँ की जनता इसके खिलाफ थे, वे नाराज थे पूर्वी पाकिस्तान के लोग। पाकिस्तान के निर्माण के तुरंत बाद ही यहाँ के लोगों ने बंगाली संस्कृति और भाषा के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ विरोध जताना शुरू कर दिया, आंदोलन करने शुरू कर दिए। पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ, पश्चिमी पाकिस्तान के प्रभुत्व के खिलाफ जन संघर्ष का नेतृत्व किया। और किसने किया? तो शेख मुजीबुर रहमान ने, एक बहुत बड़े नेता थे, शेख मुजीबुर रहमान ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जो पूर्वी पाकिस्तान के नेतृत्व करता थे। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारे सीटों पर विजय मिली। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, उनकी एक अलग पार्टी थी जिसका नाम था अवामी लीग। 1970 में चुनाव हुए पूर्वी पाकिस्तान में, और पूरे पाकिस्तान में या कहें पश्चिम पाकिस्तान जिसमें भी शामिल है और पूर्वी पाकिस्तान, तो वहां चुनाव किया गया। 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को लगभग सारी सीटों पर विजय मिली, सारी सीटें जीत पाए हुए। अवामी लीग को संपूर्ण पाकिस्तान के लिए प्रस्तावित संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। इनको कहा गया कि इतने सारे सीट जीतने के बावजूद जीते हैं, तो क्यों नहीं इनको संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए अनुमति दे दी जाए। तो इनको संविधान सभा में बहुमत हासिल हो गया। लेकिन सरकार पर पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं का दबदबा था और सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। सरकार ने इस सभा को आहूत करने से इनकार कर दिया। आहूत मीन्स होता है बुलाना। सभा जब सरकारें जीत कर आती हैं तो वहां उनके फर्स्ट मीटिंग होता है, तो मीटिंग बुलाने से मना कर दिया, आहूत करने से इनकार कर दिया। ठीक है, जनरल याहिया खान के सैनिक शासन में पाकिस्तानी सेना ने बंगाली जनता के आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। ठीक है, उनके साथ अत्याचार किए गए, हजारों लोग पाकिस्तानी सेना के हाथों मारे गए। इस वजह से पूर्वी पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग भारत पलायन कर आए।
यानी हुआ क्या कि जो पश्चिमी पाकिस्तान थे उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान पे उर्दू भाषा बोलने के लिए प्रेस किया, उन पे दबाव डाला। और हुआ क्या कि 1970 के चुनाव में जब शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान में, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वहां जीत गए, तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार किए। वहां जो पूर्वी पाकिस्तान थे वहां सैनिक भेजकर, पश्चिमी पाकिस्तान ने सैनिक भेजकर वहां के नागरिकों के साथ मारपीट किया, वहां की महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, कई सारे अपराध किए गए। और इस दुख के कारण, इस चोट के कारण, इस उत्पीड़न के कारण वहां के लोग जो थे, पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान था, वहां से लोग भारत में आने शुरू हो गए, भारत में पलायन कर गए। वहां से बहुत सारे लोग भारत में आकर रहने लगे। भारत की सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के लोगों की आजादी की मांग का समर्थन किया। भारत की सरकार ने, उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, 1971 की टाइम की बात किया जाए, तो भारत ने भी इस मांग का समर्थन किया कि एक अलग देश होना चाहिए, इस पाकिस्तान से अलग एक बांग्लादेश नाम से एक अलग देश होना चाहिए, जहां इनका खुद का शासन हो, अपने मनपसंद शासन चला सके। ठीक है। और उन्हें वित्तीय और सैनिक सहायता भी दी भारत सरकार ने। इसके परिणाम स्वरूप 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। अब भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध छिड़ गया, तो अब युद्ध तो करना ही था। युद्ध में बहरहाल भारत ने की जीत हुई, युद्ध की समाप्ति हुई, और पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण, उन्होंने सरेंडर कर दिया। जितने में पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना शामिल थे, पश्चिमी पाकिस्तान के जो जितने भी सेना शामिल थे, उन्होंने सरेंडर कर दिया। एक स्वतंत्र राष्ट्र, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, बांग्लादेश का निर्माण के साथ हुई। यानी एक 1971 में भारत के सहयोग से बांग्लादेश नाम का एक अलग राष्ट्र बना, एक नया राष्ट्र बना। तो कुछ इस प्रकार रही बांग्लादेश के बनने की स्टोरी। तो आप अगर मानचित्र पे देखें तो यह इंडिया है। इंडिया के अगर ईस्ट साइड में देखें, पूर्व में देखें, तो यहाँ पे ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। पूरा ग्रीन वाला जितने भी इलाका है ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। अब इसे बांग्लादेश कहा जाता है। ठीक है, पहले ये पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। और जो आप वेस्ट में देख रहे हैं इधर राजस्थान की तरफ, ये पश्चिमी पाकिस्तान कहलाता था। इन्हीं पश्चिमी पाकिस्तान ने यहाँ उर्दू भाषा बोलने के लिए दबाव डाला था, और बहुत सारे उत्पीड़न कार्य किए थे यहाँ पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पे। इसी वजह से बांग्लादेश नाम का एक अलग राष्ट्र बनाया गया भारत के सहयोग से। तो आपने इसकी मानचित्र पे भी स्थिति देख ली है। आगे हम चलेंगे। बांग्लादेश ने अपना संविधान बनाकर उसमें अपने को एक धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक तथा समाजवादी देश घोषित किया। अब 1971 में बांग्लादेश बन गया, तो तब बांग्लादेश ने अपना खुद का संविधान बनाया। खुद का संविधान बनाने के साथ साथ उसने अपने को सेकुलर स्टेट घोषित किया, धर्मनिरपेक्ष राज्य, साथ साथ लोकतांत्रिक और समाजवादी देश घोषित किया। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान, जिसने 1970 में चुनाव जीते थे, तो 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने संविधान में संशोधन कराया, एक अमेंडमेंट कराया संविधान में, और संसदीय प्रणाली की जगह अध्यात्मात्मक प्रणाली को मान्यता मिली। 1975 में शेख मुजीबुर रहमान ने किया क्या कि एक संशोधन कराया, एक अमेंडमेंट कराया संविधान में, बांग्लादेश के संविधान में। और वहां संसदीय प्रणाली था, उस संसदीय प्रणाली को उसने हटा दिया और वहां अध्यात्मात्मक प्रणाली लाई गई, और उसका बहुमत था ही, सरकारें राजी हो गई। तो इस प्रकार उसने ये कार्य किया, अध्यात्मात्मक प्रणाली को लाया। शेख मुजीबुर रहमान ने अपनी पार्टी, जिसका नाम था अवामी लीग, को छोड़ दिया और छोड़कर अन्य सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, वो उसकी पार्टी का नाम था अवामी लीग, उसने अपनी पार्टी को छोड़कर जितने भी पार्टी बांग्लादेश में शामिल थे उन सभी को खत्म कर दिया, उन सभी को हटा दिया, और एक ही पार्टी बच गई जो अवामी लीग थी, शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी थी। 1975 के तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश में भी तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। धीरे धीरे तानाशाह की तरफ, अध्यात्मात्मक शासन की तरफ जाया जा रहा है, जो शेख मुजीबुर रहमान के कार्यों से पता चलता है। तो उसने तो अन्य पार्टी, सभी पार्टियों को समाप्त कर दिया। बांग्लादेश में जितने भी पार्टी थे, खुद अपनी पार्टी को छोड़कर, जिसका नाम था अवामी लीग। 1975 के अगस्त में सेना ने बगावत कर दी। बगावत करने का मतलब विद्रोह कर दिया,
और सेना के हाथों मारे भी गए शेख मुजीबुर रहमान, यानी सेना ने, जो आर्मी थी बांग्लादेश की, उसने हत्या कर दिया शेख मुजीबुर रहमान की। नए सैनिक शासक जियाउर रहमान ने अपनी बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई, और जो नया सैनिक शासक था जिसका नाम था जियाउर रहमान, उसने एक अपनी खुद की पार्टी बनाई जिसका नाम था बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और 1979 के चुनाव में विजयी रही। 1979 के जब चुनाव कराए गए तो उस चुनाव में ये जो जियाउर रहमान थे वो जीत गई, विजयी रहा। जियाउर रहमान की हत्या हो गई और लेफ्टिनेंट जनरल एच.एम. इरशाद के नेतृत्व में बांग्लादेश में एक और सैनिक शासन ने बागडोर संभाला। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार बांग्लादेश के निर्माण होते ही वहां सैनिक तख्तापलट होते गए और शासन की जो बागडोर थी एक राजनीतिक संकट के दायरे में चली जा रही थी। तो वहां हुआ क्या कि सैनिक शासन ने बागडोर संभाला और एच.एम. इरशाद जो थे, एच.एम. इरशाद ने अब शासन पे कब्जा किया। जनरल एच.एम. इरशाद 5 सालों के लिए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। कहाँ के? तो बांग्लादेश के। जनता के व्यापक विरोध के आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद को राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा। जब जनता ने विरोध करना शुरू कर दिए, बगावत करने शुरू कर दिए, तो इसके आगे झुकते हुए लेफ्टिनेंट जनरल जो एच.एम. इरशाद थे उसको राष्ट्रपति का पद 1990 में छोड़ना पड़ा मजबूरी बस। 1991 में चुनाव कराए गए और इसके बाद, इस चुनाव के बाद से बांग्लादेश में बहुदलीय चुनाव पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र कायम है। जिस प्रकार भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र, जैसे एमएलए और एमपी चुने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार वहां भी बांग्लादेश में भी इसी प्रकार का शासन प्रणाली अपनाया गया, प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया और एच.एम. इरशाद को शासन से हटा दिया गया। तो ये तो होगी पार्ट 2, जिसमें हमने जितने भी टॉपिक्स बताए थे शुरू में, वीडियो की शुरुआत में, उन टॉपिक्स को पार्ट 2 में कवर किया गया है। और इस जो चैप्टर है, चैप्टर 5 समकालीन दक्षिण एशिया, उसका एक पार्ट और आएगा जिसका नाम है पार्ट 3, और पार्ट 3 में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास टाइम टू टाइम जाती रहेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, स्टे यू फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।